जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम पढ़ेंगे मानव में पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। और आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे अवशोषण के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में। हम मानव में अंतर्ग्रहण के बारे में पढ़ चुके हैं, पाचन के बारे में पढ़ चुके हैं। हम बताए थे कि कोई भी परपोषी पोषण है, कोई भी विषमपोषी पोषण करने वाला जीव है, कोई भी हेटेरोट्रॉप्स है, वो 5 चरणों में 5 स्टेज में अपना पोषण करता है। पहला अंतर्ग्रहण मतलब मुंह में भोजन को ग्रहण कर लेना या जीव के शरीर के अंदर भोजन को डाल देना, बस क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। उसके बाद पाचन, भोजन को तोड़ना, छोटा छोटा करना, पाचन हो गया। अवशोषण, पचे हुए भोजन को उठा के जहाँ जरूरत है वहां तक पहुंचाना, मतलब सोख के जहाँ जरूरत है वहां तक पहुंचाना, क्या कहलाता है, अवशोषण। फिर क्या बताए थे, स्वांगीकरण, भोजन का उपयोग जैसे ऊर्जा निर्माण के लिए, हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, कटा पिटा है उसका मरम्मत करने के लिए, किसी भी चीज के लिए भोजन का यूज हो गया, स्वांगीकरण। बहिक्षेपण क्या होता है, बहिक्षेपण 5वां चरण। बहिक्षेपण मतलब हमारा भोजन जो है पूरी तरीके से पच नहीं पाता है, कुछ कुछ चीजें नहीं पचती हैं, उन अपचित चीजों को हमारे शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। समझ में आया? तो यही हम 5 स्टेज बताए थे जिसमें से 2 स्टेज खत्म हो चुका है, 2 स्टेप खत्म हो चुका है। कौन कौन सा स्टेप? अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन और पाचन यानी डाइजेशन। और आज हम पढ़ेंगे अवशोषण के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में। आज से हम इस लेक्चर से थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। काहे से कि बहुत आसान टॉपिक आ गया, जो डिफिकल्ट था उसको हम धीरे धीरे पढ़ाए थे। पाचन बहुत डिफिकल्ट था इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ाए थे, लेकिन अब एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत आसान है, इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा फ्लो में पढ़ेंगे, थोड़ा तेज पढ़ेंगे। देखिए, हम पढ़े थे पाचन के बारे में, तो पाचन यहाँ तक हुआ था, छोटी आंत तक। हम छोटी आंत में भोजन को ला के बता दिए कि बाबू देखो यहाँ पाचन खत्म हो गया, छोटी आंत पूरा पचा दिया इसको। और छोटी आंत बस नामे खातिर छोटी आंत है। सुने होंगे वो कहावत, हाथी का दांत खाने का कुछ और है, दिखाने का कुछ और। ऐसे ही छोटी आंत है, इसका भी वही हाल है। ये बहुत लमहर होता है, बहुत बढ़न होता है छोटी आंत, लगभग 5-6 मीटर। समझ रहे हैं कितना? 3 महलिया लगभग, समझ रहे हैं, 3 महलिया लगभग, इतना ऊपर से नीचे तक आ जाएगा, इतना बढ़न रस्सी बराबर होता है छोटी आंत। तो ये बस नाम के लिए छोटी आंत है, ये पूरा आहार नाल का सबसे बढ़न भाग है। हमारा जो मुंह से लेकर के और गुदा द्वार तक है, ये पूरा आहार नाल कहलाता है। एक पाइप है यहाँ से वहां तक, और उसी पाइपवा का भाग है छोटी आंत। ये सबसे बड़ा भाग है उस पाइप का। ठीक, हम बताए हैं आपको कि ये पाइप हमारे मुंह से आकर के और गुदा द्वार पे खत्म होता है। यही पाइप वो अलग अलग जगह पे कहीं कहीं कुछ काम करता है, कुछ कहीं काम करता है। इस आधार पे हम इसको अलग अलग भागों में बांट दिए, जैसे मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका यानी नलिया जो फूड पाइप आ रहा है। उसके बाद हई पेट हो गया यानी अमाशय हो गया, तनी मनी मोटा हो गया, अमाशय हो गया। इसके बाद छोटी आंत आ गई, और तनी मनी और मोटा आ गया तो इसको बड़ी आंत बोल दिए। ठीक, बस अब हम छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। काहे से कि अभी भोजन को हम कहाँ पहुंचाए थे बाबू? स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में। अब छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन का काम होता है। छोटी आंत जो है ना, भोजन को सोखने का काम करता है, इसी में एब्जॉर्प्शन का काम होता है। पूरी तरीके से अनुकूलित होता है। अनुकूलित मतलब पूरा तरीका से, अच्छा से, इस टाइप से बना होता है कि इसमें भोजन का अवशोषण अच्छे तरीके से हो सके। अब ये कैसे? तो देखो, ये हम बताए थे छोटी आंत जो होता है पतला होता है। पहला क्या चीज बताए थे? पतला होता है, सकरा होता है, पतला पाइप है। दूसरा चीज हम बताए थे छोटी आंत जो है बहुत लमहर है, बहुत बढ़न है, बहुत बड़ा है। ठीक, तो ये छोटी आंत बड़ा है। 2 चीज हो गया। इससे हमको क्या फायदा मिलेगा? इसके लंबे होने से या पतला होने से हमको एब्जॉर्प्शन में क्या फायदा मिल रहा है, ये हमको देखना। तो देखो, होता क्या है, अगर हम 1 लीटर पानी ले लें, 1 लीटर पानी ले लें और उसको जग में रख के गर्म करें। ठीक, जग में रख के इतनी मनी गैस जला दें और उसको एक पतला सा पाइप में रख के गर्म करें, पतला सा पाइप में भर दें और पूरा यहाँ से वहाँ तक आग जला दें। तो बताओ कौन जल्दी गर्म होगा? जल्दी पाइप वाला गर्म होगा। मान लो एक भगोना ले रहे हैं, एक बड़हन भगोना में पानी ले रहे हैं, इसको गर्म करेंगे इतनी मनी आँच दे के, यानी पूरा इसके सरफेस पे आँच दे करके, तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा। काहे? कैसे कि एक
इकट्ठा है, इसका सरफेस एरिया कम है। समझ में आ रहा है? इसी पनिया को अगर पाइप में भर के, पतला सा पाइप में भर के इस पूरे पाइपवा पे आँच जला दें तो बबुआ क्या होगा, ये पनिया बहुत तेज गर्म होगा। काहे से कि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, एकदम पसरा गया, पनिया फैल गया, इसीलिए ये जल्दी गर्म हो गया। ठीक, मतलब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इसके लिए सरफेस एरिया बढ़ गया और जल्दी गर्म हो गया। वैसे ही आप टॉवेल देखे होंगे, अभी बता रहे हैं टॉवेल के बारे में, अभी यहाँ पे मत समझिए। देखिए वैसे ही भोजन जो होता है ना, इस छोटी आंत में पसराया हुआ होता है, और ये छोटी आंत की दीवार जो है ये क्या काम करती है, यही अवशोषण का काम करती है, भोजन को सोख के खून में मिलाएगी। यही जो है इसकी दीवार है, ये दीवार जो दिख रहा है छोटी आंत का, ये पाइप है। अब पाइप कौन दीवार से मिलके बना होगा ना, तो इसका दीवारवा जो है पाइपवा का, वही जो है अवशोषण का काम करता है। भोजन जो पचा हुआ भोजन है, उससे जो प्रोडक्ट बना है, उत्पाद बना है हमारे काम लायक, उसको सोख के खून में कौन मिलाएगा, ये छोटी आंत का दीवार जो है। अब ये छोटी आंत बहुत लंबा, मतलब कि बहुत दूर तक भोजन को फैला देंगे, मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। बहुत लंबा है, पतला है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, भोजन को पसार देंगे एकदम से। ये पूरा छोटी आंत का यहाँ से लेके और लास्ट तक पूरा दीवार जो है अवशोषण का काम कर रहा है। तो बताओ, अगर हम पूरे भोजन को ला के यहीं इकट्ठा कर दें तो इसको सोखने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि इसी भोजन को पसार दे तो ज़्यादा टाइम लगेगा? किस में टाइम लगेगा? जो इकट्ठा इसको सोखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर पसार देंगे तो क्या होगा, पसार देंगे, फैला देंगे तो उसमें कम टाइम लगेगा अवशोषण में। ठीक, इतना समझ में आया। इसे छोटी आंत अनुकूलित कैसे हुई, इसके लिए अनुकूलित कैसे हुई? देखिए ये लंबी है, पतली है, जिसकी वजह से भोजन इसमें फैल जा रहा है, पसार दे रहे हैं इसको भोजन को, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा और शोषण अच्छे से हो पाएगा। ठीक, तो ये हुआ काम, ये छोटी आंत का अनुकूलित होता है। ठीक, अब देखिए ये छोटी आंत जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह कार्य मुख्यतः छोटी आंत में होता है। जो अवशोषण का काम है वो प्रमुखतः छोटी आंत में होता है, मतलब ज्यादातर अवशोषण छोटी आंत में होता है। अब कुछ अवशोषण कहीं कहीं भी हो जाता है। देखिए इसमें पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, अभी बताएंगे। तो बस समझिए कि पूरा अवशोषण, बस यहाँ पे इतना समझना है ना आपको कि जो भी भोजन पच के आया है कहाँ आया, छोटी आंत में, तो अवशोषण कहाँ होगा, छोटी आंत में। तो जितने भी भोजन का अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, कौन करेगा, तो वही छोटी आंतियाँ करेगी। समझ रहे हैं? अब इसमें भोजन फैल गया, जिसके वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया। अब मान लीजिए कि कोई चीज गोट है और उसमें से कुछ चीज को बीनना है। ठीक, मान लीजिए गेहूं है, उसमें इकड़ी उकड़ी पड़ा है, समझ रहे हैं? इकड़ी का मतलब ईंटा का टुकड़ा उकड़ा पड़ा है, उसको बीनना है। तो इकट्ठा करके बीनेंगे तो अच्छे से बिनाएगा कि पसार के बीनेंगे? तो देखे होंगे सूप में क्या किया जाता है, सूप में जब गेहूं चावल फटका जाता है तो उसको बीना जाता है। तो पहले इतनी पसार के उसमें से बीन करके फिर उसको इकट्ठा किया जाता है। काहे से कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पूरा अलगे अच्छा से सब पदार्थ दिखेगा, गेहूं अलगे दिखेगा, इकड़ी अलगे दिखेगा, इसलिए उसको बीन के रख दिया जाता है अलग अलग। कैसे कि सरफेस एरिया बढ़ा, तो किसी भी चीज को बीनने के लिए, निकालने के लिए क्या चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा क्षेत्रफल, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा मतलब पसारेंगे उतना ज्यादा अवशोषण होगा। और कब पसार सकते हैं ज्यादा, जब सरफेस एरिया ज्यादा हो, मतलब कि सतही क्षेत्र ज्यादा हो। ठीक, अब देखो इस छोटी आंत में सब कुछ गुण हमको दिख रहा है। एक तो बढ़न है, अब बहुत पतला है, जिसकी वजह से भोजन बहुत दूर में फैल जाएगा, मतलब 5-6 मीटर में फैल जाएगा, ऐसे ही फैल जाएगा, बस सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, मतलब भोजन पसरा गया। अब इसका अवशोषण होगा। अवशोषण हेतु छोटी आंत पूरी तरह से अनुकूलित होती है। अनुकूलित मतलब हम बता दिए, बहुत लंबी होती है, पतली होती है। अब देखिए, अब भगवान को अभी भी संतोष नहीं हुआ कि अभी भी इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, अभी भी संतोष नहीं हुआ, तो और ही सरफेस एरिया बढ़ाए। अब क्या कि इसमें रोए जैसा स्ट्रक्चर लगा दिए। इस छोटी आंत में क्या होता है बाबू, रोआ जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे लगता है ना कि इस छोटी आंत में रोआ है, हमारे शरीर पे जैसे है रोआ लग रहे हैं सब, वैसे ही इसमें रोम होते हैं, रोआ होते हैं। इनका नाम होता है दीर्घरोम। क्या बाबू, दीर्घरोम। दीर्घरोम का मतलब इसको बोलते हैं विलाई।
क्या बोलते हैं बाबू? बिलाई। तो देखो अब बिलार मत बोलना, बिलाई होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये छोटी आंत में छोटे छोटे रोएदार स्ट्रक्चर होते हैं, रोएदार संरचनाएं होती हैं। इस संरचना को हम बिलाई बोलते हैं, VILL, बिलाई। बिलाई ना है, हाउ बिलाई ना, ये बिलाई, ठीक। समझ रहे हो? बिलाई मतलब दीर्घ रोआ जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे समझना। तो ये छोटी आंत में रोए जैसी संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं बिलाई यानी दीर्घ रोम। अब इससे क्या फायदा हमको, ये रोआ बनाने से कौन सी फायदा? तो देखो तौली देखे होगे, तौली हमारा क्या काम करता है? शरीर का पानी सोखता है। टॉवेल समझते हैं ना? तो नहाते हैं तो शरीर पोंछने के काम आता है, जिसकी वजह से वो पानी सोखता है। टॉवेल पे आप देखे होंगे काहे नहीं उसको चिकन एकदम बना देता है, चिकन का नहीं बना देता है, उसको रोआ बनाने का क्या ज़रूरत है? तो रोआ बनाने का ज़रूरत इसलिए है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। कैसे बढ़ जाए? देखो यहाँ पे ये हो गया आपका सिंपल टॉवेल, एकदम चिकन, समझ रहे हैं ना? मतलब उस पर रोआ वन टाइप का स्ट्रक्चर नहीं, तौली पे रोआ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आप देखे होंगे। तो ऐसे अगर चिकना होगा तो कम में पानी सूखेगा, कहाँ से कि उसका क्षेत्रफल इतना ही दूर है। अब देखो अगर हम इस पे रोआ बना देते हैं, अगर हई रोआ बन जाई तो क्या होगा? देखो अब यहाँ से ये इसका सरफेस ऐसे घूम घूम के इसका सरफेस कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, देख रहे हो? बहुत ज़्यादा इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इतना दूर बढ़ गया। ऐसे अगर सिंपल रहता तो यहाँ बस से वो लकीर खींच देते, अही मुड़ गया तो क्या हो गया? सरफेस एरिया बढ़ गया। क्या हुआ बाबू? इसका सतही क्षेत्र बढ़ गया, जिसके वजह से पानी को बहुत अच्छे तरीके से सोखेगा। सेम वैसे ही यहाँ पे होता है। इस छोटी आंत में रोए जैसा स्ट्रक्चर काहे लिए बनाया गया है? ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, भोजन अच्छा से सोखा जा सके, यही इसीलिए मेन कारण यही है। अब देखो इस संरचना पे ये जो रोम होते हैं ये कोशिकाओं के होते हैं। बाल जैसा स्ट्रक्चर अब नहीं होता है, वो होता है कोशिकाओं का बहुत पतला पतला स्ट्रक्चर, मतलब कि चमड़े टाइप का समझ सकते हैं। इस टाइप का, इस पदार्थ का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, बहुत पतला पतला, रोए इतना पतला होता है, ठीक। बस इतना समझो, मोटा नहीं होता है, रोए जितना ही, बाल जितना ही पतला होता है, बस वो मांस टाइप का बना होता है, बस इतना समझो। अब ये मतलब कोशिका से बना होता है, सेल से बना होता है। हमारा बाल प्रोटीन से बना होता है, ये जीवित नहीं है। हमारा ये जो बिलाई है जीवित है, इतना अंतर है इसमें, समझ रहे हैं? इसमें कोशिका से बना है मतलब जीवित है। अब देखो ये दीर्घ रोम क्या हो गए? बढ़ गए, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया, मतलब कि सतही क्षेत्र बढ़ गया, जिससे और ही बढ़िया से भोजन अवशोषित होगा। जितना सतही क्षेत्र ज्यादा होगा भोजन उतने फैलेगा, समझ रहे हो? दीवार के उतने टच में रहेगा, और जितना दीवार के टच में रहेगा ज्यादा दूर, जितना ज्यादा दूर में दीवार के टच में रहेगा उतना ज्यादा अवशोषण होगा इस दीवार के टच में। किसके? छोटी आंत के। अब ये जो है अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया, जिसकी वजह से इसकी दीवार में और अधिक टच में भोजन आने लगा, जिसकी वजह से और अधिक अवशोषण होगा, ठीक। अब इस पे होते हैं माइक्रोविलाई। अब ये क्या होते हैं? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये विलाई जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये छोटी आंत में, और इसमें नस लगे होते हैं। नस समझते हैं ना? वेंस जिसको बोलते हैं, नस मत बोलिए, नस दूसरा हो जाता है, और ये जो है दूसरा रक्तवाहिनियाँ हैं, रक्तवाहिनियाँ, ठीक। ये रक्तवाहिनियाँ मतलब जे में खून दौड़ता है, समझ रहे हो ना? ये जो दिख रहा है ऐसे दिखता रहता है, वो क्या है? खून जिसमें दौड़ता है, उसी को हम यहाँ पे रक्तवाहिनियाँ बोल रहे हैं, मतलब रक्त को दौड़ाने वाला। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे रक्तवाहिनियाँ यानी रक्त केशिकाएं हैं। अब देखो यहाँ पे दो शब्द समझना है आपको, केशिका और कोशिका। केशिका ये क्या होता है और कोशिका क्या होता है? कोशिका, तो देखो केशिका जो है ना, केशिका पतला पतला नली को बोलते हैं। अगर बहुत पतला कहीं नली आ गया ना तो उसको केशिका बोल देंगे। अब मानो कि
एगो सुई सुई जाने भर का नली है बस। अब बताओ कि वो बहुत पतला नली है, उसको बोल देंगे केशिका। मतलब केशिका का मतलब क्या हुआ? केशिका का मतलब होता है पतला पतला नली, और कोशिका कौन सी है? जीव के शरीर की इकाई है। तो इतना समझना, कोशिका और केशिका में अंतर, ओ का मात्रा और ए का मात्रा में अंतर। समझ रहे हो कितना डिफरेंस हो जा रहा है? तो केशिका जो है यहाँ पे पतले पतले नसों के लिए लगाया गया है। तो इस माइक्रो विलाई में तो सॉरी, ये विलाई जो है, विलाई यानी कि दीर्घ रोम, ये अपने पतला है, इसमें नस गए होंगे यानी वेंस गए होंगे, सिराए गए होंगे और रक्त वाहिनियाँ गई होंगी, मतलब जिसमें रक्त फ्लो होता है, वो बहुत पतली पतली होंगी। और वो पतली पतली होंगी इसलिए उनका नाम केशिका रखती है। क्या रखती है? केशिका रखती है। ठीक, अब इसमें खून दौड़ने वाला बस एगो पाइप है, समझ लो, बस ये रोम है। अब इसमें भोजन का अवशोषण होता है, जिससे सीधा भोजन किस में चला जाएगा? वाहिनियों में चला जाएगा और सीधा चला जाएगा, रक्त में मिल जाएगा। समझ रहे? रक्त में यानी कि खून में, ब्लड में भोजन सीधा मिल जाएगा। ये वो माइक्रो विलाई, सॉरी विलाई का स्ट्रक्चर है। रोआ जो छोटी आंत में हम बनाए हैं, इस एक रोए का ही स्ट्रक्चर है। इस टाइप का ही रोआ होता है, देखो इस टाइप का ही रोआ होता है। और इसमें जो होता है ना, खून दौड़ने वाला छोटा छोटा पाइप, बहुत पतला पतला पाइप गया होता है, खून का पाइप, ब्लड का। अब यहाँ पे भोजन है, पचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाता है, सीधा इस पाइपों में ढुक जाता है। और जैसे पाइप में घुसेगा वहाँ पे ब्लड है, ब्लड में मिक्स हो जाएगा, रक्त में मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होगा बस ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता रहता है, पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, दौड़ लगाता रहता है। तो ले जाके सबको भोजन दे देगा, सब कोशिका को, लो तुम लो, है भोजन है तुम्हारा, है तुम्हारा है, इसे बांट देगा सबको। ठीक, कौन? ये रक्त। तो हमारा अवशोषण कहाँ से हुआ? छोटी आंत से। ठीक, छोटी आंत से इस विलाई के द्वारा हुआ। अब ये विलाई अभी हम बताए हैं कि कोशिका से बना होता है। तो बस इतना याद रखना, ये अवशोषण आपका खत्म हो गया, इतना ही अवशोषण है। अब एक पूछता है, कभी कभार पूछता नहीं है, बस मतलब दिया है आपके बुक में, तो देता है कि माइक्रोविलाई क्या है। तो माइक्रोविलाई अगर कोई पूछेगा ना, तो हाई कौन चीज से बना था विलाई? कोशिका से बना था। किस चीज से बना था बाबू? कोशिका से। आई कोशिका से बना था, लेकिन इसके अंदर केशिकाएं थी। क्या थी? केशिकाएं, मतलब पतली पतली नसें थी ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है तो कोशिका से बना है, लेकिन इसके अंदर वह कौन सी है? केशिका है। केशिका मतलब पतला पतला नहीं। अब ये जौनी कोशिका से बना है ये स्ट्रक्चर, देखो हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि रोआ जो है ना, ये कोशिका से मिलके बना है, कोशिका से मिलके इसे रोआ टाइप का स्ट्रक्चर बना है, रोम, दीर्घ रोम जिसको बोल रहे हैं। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पतली पतली नसें हैं, पतली पतली रक्त की नसें हैं, ब्लड की नसें हैं। और ये नसें जो है, एक्चुअली में इसको नस नहीं बोला जाता है, हम समझाने के लिए नस बोल रहे हैं, बस समझो। यहाँ पे ये पतली पतली नसें हैं, ठीक। और ये नसें जो है इसके अंदर है, तो इनको हम केशिका बोल रहे हैं। लेकिन इस रोम का स्ट्रक्चर कौन सी से बना हुआ है? इस रोमे का संरचना कौन सी से बना हुआ है? कोशिका से। तो ये जिस कोशिका से दीर्घ रोम बने होते हैं, जिस कोशिका से विलाई बनी होती है, ये स्ट्रक्चर, उन सभी कोशिकाओं पर रोमेदार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और यही रोमेदार स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? माइक्रोविलाई। ठीक, तो कोई पूछेगा बाबू कि है माइक्रोविलाई, इसमें क्या दिया हुआ है आपके बुक में, तो बताइए। तो माइक्रोविलाई क्या है? हमारे छोटी आंत के अंदर विलाई पाया जाता है, उंगली सदृश संरचना पाई जाती है, रोए के समान संरचना पाई जाती हैं, जो कि कोशिकाओं से बनी होती हैं। और उनके अंदर केशिकाएं होती हैं। ये केशिका बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो हमारे छोटी आंत के अंदर विलाई बनी होती हैं, यानी कि दीर्घ रोम बने होते हैं, जो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और ये जिन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इन कोशिकाओं पर रोएदार स्ट्रक्चर पाया जाता है, रोआ जैसे संरचना पाया जाता है। उसी रोआ जैसे संरचना को हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये छोटी छोटी होता है, इसलिए माइक्रो। देखो, माइक्रो मतलब छोटी छोटी, अब मैक्रो मतलब बड़ा होता है। तो मैक्रो जहाँ शब्द आएगा वो बड़ा बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा छोटा। तो माइक्रोविलाई मतलब छोटी छोटी रोआ जैसे स्ट्रक्चर किस पे है? ये जो विलाई जिस कोशिका से मिलके बना है, उस कोशिका पे होता है। बस
इतना ही है। ठीक, तो अब देखो, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर दीर्घ रोम विलाई होते हैं। ये दीर्घ रोम हो गया विलाई। ठीक, विलाई की कोशिकाओं पर माइक्रो विलाई होते हैं। ये जो विलाई जिस कोशिका से मिलके बने हैं, सब इसके अंदर तो कोशिका है, लेकिन ये जिस कोशिका से मिलके बना है उस कोशिका पे छोटा छोटा रुआ जैसा संरचना होता है। इसी रुआ जैसा संरचना को हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। माइक्रोविलाई होते हैं जिसमें इसको सूक्ष्मांकुर हिंदी में बोला जाता है। तो कोई हिंदी में भी पूछेगा ये माइक्रोविलाई को, तो इसको बता दीजिएगा सूक्ष्मांकुर। ठीक, अब देखिए, माइक्रोविलाई होते हैं जिसमें छोटी आंत का सतही क्षेत्र कई गुना बढ़ा देते हैं। मतलब जिससे छोटी आंत का सतही क्षेत्र कई गुना बढ़ जाता है। अब ये छोटी आंत का सतही क्षेत्र हम बताए हैं कैसे बढ़ जाता है। ऐसे अब देखो, पहले था तो एकदम फ्लैट था, इतना ही सतही क्षेत्र था। अब ऐसे घूम घूम के सतही क्षेत्र बन गया, मतलब सतही क्षेत्र ज़्यादा हो गया। देख रहे हो, तो ये हो गया सतही क्षेत्र बढ़ाने का तरीका। तो अब देखो, अब सतही क्षेत्र जितना अधिक होगा अवशोषण उतना ही अधिक होगा। ये भी हम बता दिया आपको। विलाई में रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। देखिए, केशिकाओं का जाल होता है, हम कोशिका बोल रहे हैं। देखिए, केशिका, केशिका मतलब पतला पतला नस, समझ लो बस। तो केशिकाओं का जाल होता है किसके अंदर? विलाई के अंदर क्या होता है? केशिकाओं का जाल टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है जिससे अवशोषित भोजन सीधे रक्त में पहुंच जाता है। रक्त द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को अवशोषित भोजन पहुंचा दिया जाता है। काहे? कैसे कि हमारा खून जो है दौड़ता रहता है पूरा शरीर में, भाग दौड़ करता रहता है, ले जा पहुंचाएगा, यही इसका काम है, तो पहुंचा दिया जाता है। अब आता है स्वांगीकरण। अवशोषण आपको आता है, समझ में आ गया होगा। किसके द्वारा अवशोषण होता है? तो विलाई के द्वारा। विलाई पे जो कोशिका होती है उन पे छोटे छोटे रोमे होते हैं, उनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो ये माइक्रोविलाई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना विलाई इंपॉर्टेंट है, तो विलाई को याद रखिएगा। ठीक, बाद में माइक्रोविलाई याद कीजिएगा। देखिए, स्वांगीकरण जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन हम आपको बताए थे कि भोजन का शरीर में उपयोग एसिमिलेशन है। ठीक, बस यही है। अब भोजन कहाँ गया? हमारी कोशिकाओं के पास गया, रक्त से। तो कोशिकाओं द्वारा अवशोषित भोजन का उपयोग स्वांगीकरण कहलाता है। और कोशिका क्या क्या उपयोग कर सकती है? हमारी कोशिकाएं क्या क्या उपयोग कर सकती हैं? हमको एनर्जी की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है, तो या तो ऊर्जा बनाएंगे या हमारी कोशिका द्रव बनाएंगे, मतलब जीव द्रव्य बना सकती हैं। मतलब नई नई कोशिका बनाने के लिए जीव द्रव्य, नई कोशिका बनाने के लिए मटेरियल बना सकती हैं, या इसी कोशिका में जो पहले से कोशिकाएं हैं उसी को वृद्धि कराने के लिए, छोटी छोटी कोशिका हैं पहले से, ठीक, इसको वृद्धि कराने के लिए मटेरियल इसमें डालना पड़ेगा ना, वो मटेरियल बनेगा। उसी मटेरियल को हम बोलते हैं जीव द्रव्य। जैसे अगर दीवार बनाना है तो उसके लिए मटेरियल ईंटा बालू गिट्टी वगैरह चाहिए, वैसे ही कोशिका बनाना है, कोशिका में वृद्धि कराना है, तो उसके लिए उसमें मटेरियल डालना पड़ेगा। उसी मटेरियल को हम जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक, तो जीव द्रव्य का निर्माण करेंगे वृद्धि में, या ऊर्जा का निर्माण करेंगी ये कोशिकाएं। बस यही दो काम कर सकती हैं। इस भोजन का और भी उपयोग हो सकता है हार्मोन्स बनाने में, और भी मतलब जैसे कि हार्मोन्स बनाने में, एंजाइम बनाने में, और सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेने में, सब में इसका उपयोग हो सकता है। तो जब भी उपयोग जैसे भी होगा हम उसको स्वांगीकरण बोल देंगे। ये सब हम आपको बता चुके हैं। अब चलिए समझते हैं बड़ी आंत के बारे में। कहाँ से कि अब भोजन यहाँ से यहाँ तक पच गया, अब यहाँ से अवशोषण भी हो गया, अब छोटी आंत का काम खत्म। अब हमको बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है, तो चलिए बड़ी आंत के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, अब हम समझेंगे बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत क्या होता है और ये क्या काम करता है। तो देखो, यहाँ तक आके जुड़ा था छोटी आंत, ऊपर से आके जुड़ा था छोटी आंत, तो यही है बड़ी आंत का स्ट्रक्चर। अब बड़ी आंत होता क्या है? तो छोटी आंत पहले की अपेक्षा चौड़ी हो जाती है, तनी मोटी हो जाती है, और उसी मोटका भाग को हम बोल देते हैं बड़ी आंत। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? छोटी आंत का अंतिम सिरा अपेक्षाकृत चौड़ा भाग में खुलता है, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। पतला था और लास्ट का जो सिरा है ये अपेक्षाकृत मोटा। अपेक्षाकृत का मतलब क्या हुआ? मतलब पहले से मोटा हो गया। इस मोटे भाग को हम क्या बोल रहे हैं? बड़ी आंत। ठीक, तो पहले से मोटा हो जाता है और यही पार्ट क्या कहलाता है? बड़ी आंत कहलाता है। इसमें कोई पाचन नहीं होता है। काहे पाचन नहीं होता है? कहाँ से कि कोई एंजाइम में नहीं आता है। कहाँ से कि इसमें कोई पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं। जैसे कि
हमारे आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड थे सब, जो गैस्ट्रिक जूस निकाल रहे थे। और छोटी आंत में जो था पैनक्रियाज ग्लैंड था, उसके बाद छोटी आंत में इंटेस्टाइनल ग्लैंड थे सब। तो ये सब थी जिसकी वजह से एंजाइम आ रहा था, जिससे पाचन हो रहा था। लेकिन ये बड़ी आंत में जो है इसमें कुछ नहीं होता है, कोई ग्लैंड नहीं होता, कोई ग्रंथि नहीं होता है, तो कोई एंजाइम नहीं आता, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ठीक, तो दो बातें याद रखिएगा। पहला कि बड़ी आंत होता क्या है, तो बड़ी आंत जो है छोटी आंत का ही मोटा पार्ट है, मतलब छोटी आंत मोटी हो जाती है आगे चलकर, उसी को हम बड़ी आंत बोल देते हैं बस। ठीक, अब बड़ी आंत के भाग के बारे में समझते हैं। बड़ी आंत के भाग क्या क्या होते हैं, तो बड़ी आंत के मेनली 3 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, मेनली 2 भाग होते हैं। देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। एक जहाँ पे ये भाग, जहाँ पे छोटी आंत जुड़ी रहती है, उसको हम बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं बाबू, ये इतना पार्ट जिसमें हम गोला पा रहे हैं उसको सीकम बोलते हैं। आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, इंग्लिश में भी सीकम ही इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये सीकम है जहाँ पे छोटी आंत जुड़ता है। अब सीकम में क्या क्या होता है, तो सीकम में सीकम है एक, और उसके बाद एक होता है अवशेषी अंग, मतलब जो हमारे शरीर में किसी काम का नहीं होता है लेकिन ये बहुत काम का भी होता है। अभी बता रहे हैं कैसे। अपेंडिक्स सुने होंगे, किसी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया तो अपेंडिक्स काट के निकाल दिया जाता है। क्या है ये जो होता है अपेंडिक्स, ये लटका हुआ होता है अंगुली जैसे संरचना में। ठीक, ऐसे लटका हुआ होता है बड़ी आंत से। और ये जो संरचना है इसी को वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये अवशेषी अंग है, मतलब ये हमारे शरीर में रहे ना रहे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें जो है हमारे भोजन के पाचन के लिए बहुत अच्छे अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया ऐसे खत्म हो जाते हैं, भोजन का पाचन तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, जो इसमें रहते हैं। ठीक, तो ये जब इनका आवास ही काट के निकाल दिया जाएगा तो रहेंगे नहीं। तो मतलब ये अवशेषी अंग है और काम का भी अंग है। कहाँ से कि इसके अंदर हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया भी रहते हैं, तो इसी को काट करके निकाल दिया जाता है। काहे ऐसा होता है, देखिए बैक्टीरिया रहते हैं सब, और जैसे कुछ इन्फेक्शन होता है ना, इसमें वाइट ब्लड सेल्स आ जाता है, और जैसे आता है ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, है इतना पतला सा स्ट्रक्चर है, इसमें वाइट ब्लड सेल्स वगैरह आते हैं, सब ब्लॉक कर देते हैं पूरा रास्ते में। इसमें जो है, इसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरिया अपना रेप्लिकेशन कर करके बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं। अब जैसे बढ़ते गए सब बाहर नहीं निकले, क्या हो जाएगा, फट जाएगा, इसमें पस बनने लगता है इन्फेक्शन के वजह से। अब पस बनेगा, पस फुलाएगा इसको, अपेंडिक्स को, अब फुलाएगा बस फट जाएगा, अब फटने से मौत भी हो सकती है। तो जब ये फूलने लगता है ना, तभी इसका ऑपरेशन करा दिया जाता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है, इसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है, आपकी बड़ी आंत को छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया सीकम भाग। सीकम भाग आपको समझ में आया। सीकम भाग क्या है, तो सीकम भाग जो है कुछ नहीं है, सीकम भाग जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ा रहता है उसी भाग को सीकम कहते हैं। अब आता है दूसरा भाग कोलन, कोलन जिसको बोलते हैं कोलन। ठीक, कोलन जो होता है इसी पूरे भाग को हम कोलन बोलते हैं। ये जितना भाग दिख रहा है इसी को कोलन बोलते हैं। अब कोलन भाग में क्या हो रहा है, इतने पार्ट को छोड़ दिया जाए, इतने पार्ट को, तो इसके ऊपर का भाग ये कोलन है। अब देखो कोलन में कितने कोलन, 1 2 3 4 कोलन होते हैं। कितने कोलन बाबू, 4 कोलन। एक एसेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन, और एक सेगमॉइड कोलन होता है। क्या होता है सेगमॉइड कोलन, तो देखो ये एसेंडिंग कोलन मतलब बढ़ रहा है, ऊपर के तरफ जा रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया एसेंडिंग कोलन। ट्रांसवर्स कोलन मतलब बेड़िया रखा हुआ है, मतलब इसके लिए समझ रहे हैं क्या, मतलब क्षितिज रखा हुआ है, क्षितिज बोल सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। इसके बाद ये डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, घट रहा है, इसका अर्थ यहाँ से लगाया गया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया डिसेंडिंग कोलन। ये सिग्मोइड कोलन है, सिग्मोइड मतलब कि छोटा सा टुकड़ा है कोलन का, इसीलिए इसका नाम सिग्मोइड कोलन। अब देखो ये इतना पार्ट तो सिग्मोइड कोलन है, और इसके नीचे ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं रेक्टम।
RECTUM, रेक्टम, इसको मलाशय भी बोलते हैं। इसी में हमारा मल जो है एकत्रित होता है, हमारा बाथरूम जो है, लैट्रिन जो है, यहीं पे एकत्रित होता है। ठीक, इसके बाद ये जो है एनस है, यानी गुदा द्वार जिसको बोलते हैं, गुदा द्वार। ठीक, तो ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें 6 चीज़ें हैं लगभग। देखिए, एक हो गया सिकम, उसके बाद हो गया एसेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर सेगमॉइड कोलोन, और उसके बाद आता है आपका रेक्टम, उसके बाद गुदाद्वार। ये पार्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, बस पूछेगा बड़ी आंत का कार्य बताइए, बता दीजिएगा ना कि ये पानी को सूखता है, पानी का अवशोषण करता है, बस जल का अवशोषण इसका काम है और कुछ नहीं। इसका ये एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन नहीं पूछेगा, पर आप याद रखिएगा कहाँ से कि आपको आगे चल के जरूरत होगा। ठीक, तो इसको याद रखने की जरूरत है। तो देखो कितने पार्ट बड़ी आंत के, 2 पार्ट, सिकम और कोलोन। क्या होते हैं सिकम और कोलोन? सिकम जो होता है छोटी आंत जहाँ जुड़ा रहता है उसी को सिकम बोलते हैं। कोलोन जो होता है, इस सिकम के बाद जितने भी पार्ट दिख रहे हैं कोलोन है। ठीक, कोलोन है। अब ये कोलोन जो है कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। अब ये जो है इसके बाद सिग्मोइड कोलोन के बाद रेक्टम यानी मलाशय आ जाता है, और ये गुदा द्वार यानी कि एनस आ जाता है। अब देखो, अब दिक्कत क्या आता है, यहाँ पे गुदा द्वार पे लगा होता है अवरोधनी, गुदा अवरोधनी जिसको बोलते हैं, गुदा अवरोधनी पेशी। ये क्या काम करता है? तो मल इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, तो बबुआ मल जो है अपने आप नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हरदम हरदम अगर नीचे आता रहेगा, जैसे खाना पचता रहेगा पूरा हरदम नीचे आता रहेगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक अवरोधनी, एक दरवाजा लगाया जाता है जिसको बोलते हैं गुदा अवरोधनी। क्या बोलते हैं बाबू? गुदा अवरोधनी। एनस स्फिंक्टर बोला जाता है इंग्लिश में, एनस स्फिंक्टर। ठीक, तो याद रखिएगा ये क्या करता है, ये मल के निष्कासन को नियंत्रित करता है कि कब मल का त्याग करना है। आप जब जाते हैं बाहर तभी मल का त्याग करते हैं। काहे से कि आपके कंट्रोल में है। वो कंट्रोल कौन कर रहा है? यही जो दरवाजा है जिसको बोल रहे हैं गुदा द्वार का दरवाजा, जिसको बोल रहे हैं एनस स्फिंक्टर या गुदा अवरोधनी, यही वो काम करता है। मल को यहाँ पे रोक के रखने का काम यही गुदा अवरोधनी। खुल जाएगा, खराब हो जाएगा तो अपने आप मल हरदम नीचे आता रहेगा। ठीक, तो यही होता है गुदा अवरोधनी या एनस स्फिंक्टर बोला जाता है। अब यहाँ पे आपका खत्म हो गया मानव में पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में, और पोषण यहाँ पे कंप्लीट हो गया आखिरकार। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? श्वसन के बारे में। श्वसन छोटा टॉपिक है, श्वसन मतलब छोटा, उतना भी छोटा नहीं है। श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में, परिवहन छोटा टॉपिक भी नहीं है, ये भी थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन ये थोड़ा छोटा टॉपिक है। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अभी हम पोषण ख़त्म किए हैं। अब ये सब जो है पोषण से छोटे छोटे ही टॉपिक हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आपका ख़त्म होता है आज, यहाँ पे आज आपका ख़त्म होता है बड़ी आंत के बारे में, यानी कि मानव में पोषण के बारे में। एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, क्या आपकी बुक में दिया है एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में बताने के लिए, दांतों का क्षरण, यानी आप बोलते हैं खोड़िला बन गया, ये क्या होता है समझा देते हैं। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम नोट्स में दे देंगे, आप लिख लीजिएगा। देखिए ऐसे नोट्स देखने के लिए हम कभी नहीं करते हैं, आप यहाँ पे समझ लेंगे तो यहाँ से समझ के भी आप लिख सकते हैं। देखिए दांत जो हमारा होता है, दांत कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का। ठीक, इस टाइप का होता है, और यहाँ से थोड़ा यहाँ पे ऐसे होता है। तो जो हमारे दांत का धंसा हुआ भाग है इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं बाबू? रूट, जड़। और इसको क्या बोलते हैं? जो ऊपर हमको दिखाई देता है सफ़ेद का उजर दांत हमको जो दिखाई देता है, इसको बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्राउन। क्या बोलते हैं बाबू? क्राउन। तो याद रखना, नाम याद रखना, जो पार्ट हमारे दांत का दिखता है वो क्राउन कहलाता है, जो धंसा हुआ है उसको जड़ बोलते हैं यानी रूट बोलते हैं। 2 चीज़ें याद हो गई। क्या क्या चीज़ें? जो ऊपर का पार्ट जो दिखाई देता है क्राउन कहलाता है, और जो धंसा हुआ पार्ट होता है उसको जड़ यानी रूट बोलते हैं। ठीक, ये पार्ट याद हो गया। अब दांत का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए
ये हो गया, ये आपके दांत का स्ट्रक्चर हो गया। इतना भाग जो हुआ होता है वो धंसा हुआ होता है, ठीक। अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे दांत का सबसे ऊपर वाला भाग जो चमकता है उस भाग को बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं बाबू? इनेमल। देखो जो चमकदार भाग है इनेमल, इनेमल ये जो है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारे शरीर में, सबसे टाइट यही है, हड्डी से भी मजबूत है, इसको माना जाता है, ठीक। इनेमल को, इनेमल हमारे दांत का सबसे बाहरी परत। दांत जो है ना कई गो परत से मिलके बना है। जैसे आप देखे होंगे बर्गर, बर्गर में क्या क्या भर दिया जाता है? कई गो परत भरा जाता है। एगो नीचे पावरोटी का परत, फिर खीरा का परत, फिर उसके बाद चुकंदर का परत, उसके बाद चटनी का, चाउमीन का, इसे लगा लगा कई गो परत बनाया जाता है। सेम वैसे दांतवा का कई गो परत होता है। क्या क्या परत होता है? देखो पहला परत जो होता है सबसे ऊपर का उसको बोलते हैं इनेमल। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं बाबू? डेंटाइन, ठीक। उसके बाद जो होता है इसको पल्व कैविटी बोलते हैं, ये जीवित भाग होता है, पल्व कैविटी, पल्व कैविटी, ठीक। ये तीन नाम आप याद रखिएगा। दांत के तीन पार्ट हो गए। यहाँ पे दो पार्ट हम बताए हैं, जो बाहर से दांत दिखता है उसको क्या बोलते हैं? क्राउन, और जो धंसा हुआ है दांत का पार्ट उसको बोलते हैं जड़ यानी रूट, ठीक। और इसके बाद क्या याद रखना है? दांत के कुछ पार्ट होते हैं जिसमें से सबसे हार्ड होता है इनेमल। इनेमल जो होता है सफेद कलर का, जो बाहर हमको दांत का पार्ट दिख रहा है वो सारा इनेमल है। समझ में आया? इसके नीचे जो परत होता है उसको डेंटाइन बोलते हैं। ये जो होता है ये हड्डी जितना मजबूत होता है, उतना मजबूत नहीं होता है इनेमल के इतना, लेकिन हड्डी जितना मजबूत होता है। उसके बाद होता है पल्व कैविटी, जो जीवित भाग है, इसमें नर्व्स वगैरह रहते हैं, तो ये मतलब ऐसे रहता है पल्व कैविटी। तो ये हो गया हमारा दांत का स्ट्रक्चर। अब देखो हमारे दांत का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। अब इसका क्षरण कैसे होता है? खूंढीला कैसे बन जाता है? ये हमारा दांत कैसे मतलब क्षरण इसका होने लगता है, टूटने लगता है, टूट के आधवा आधवा दांतवा टूट के गिरने लगता है। कैसे? तो देखो यहाँ पे हमारे मुंह में क्या होता रहता है? लार बनता रहता है। काहे लिए? भोजन के पाचन के लिए। अब हम खाते क्या हैं? तो हम आपको बताए थे हम खाते हैं शुगर। शुगर मतलब ग्लूकोज C6H12O6। लेकिन हम खाते तो यही हैं। हम बताए थे भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं जिसको लाइसोजाइम नामक एंजाइम मारता है। तो लाइसोजाइम हमारे मुंह का सैनिक है जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को मारता है। ये किस में होता है? लार में होता है। अब क्या होता है? ये लार में तो होता है, ये बैक्टीरिया को मारेगा। अब हमारे अंदर हम शुगर लेते हैं यानी ग्लूकोज खाते हैं, खा के और उसके बाद सूत गए, मुंह नहीं धुए, पानी वानी नहीं पिए। क्या हुआ? इसमें भोजन के साथ जो बैक्टीरिया गया था ये इस ग्लूकोज को या इस शुगर को खाने लगेगा, जिससे अम्ल बनेगा। अम्ल एसिड बनेगा। एसिड का प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि क्षरण का होता है। जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ये अपने वेस्टेज के रूप में एसिड छोड़ेगा, मतलब कि अम्ल छोड़ेगा। अम्ल क्या होता है? देखो बैटरी का जो तेजाब होता है, पानी होता है, उसको तेजाब बोलते हैं, तो वो भी अम्लीय होता है, लेकिन वो अम्ल यहाँ पे नहीं बनता है। बस समझो अम्ल उसी टाइप का होता है जो कि किसी भी चीज का क्षरण कर देगा। इसे बैटरी का जो तेजाब होता है, तेजाब पानी नहीं बोल रहे, तेजाब हाथ पे जल जाए, हाथ का क्षरण कर देगा, मतलब गला देगा, ठीक। वैसे ये एसिड काम करते हैं। हर एसिड का यही प्रॉपर्टी होता है, यही गुण होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? हम खाए थे शुगर यानी कि C6H12O6, हमारी दांतों में कहीं फंस गया। क्या हुआ? फंस गया। अब हम ऐसे ही सो गए, और जैसे सोए ना हमारा लार बनना हो जाता है बंद, मतलब हमारा लार नहीं बनाती हैं सब ग्रंथियां। कहे से कि ऐसे सोए रहेंगे पूरा लभरा जाएगा पूरा मुंह में, इसलिए भगवान सोचे कि रतिया कोई सोतेगा तो इसका लार नहीं बनाना है, ठीक। तो हमारा रात को जब सोते हैं तो हमारे मुंह में लार नहीं बनता है, और जब लार नहीं बनेगा तो लाइसोजाइम नहीं आएगा। लाइसोजाइम किस में था? लार में। और ये लाइसोजाइम जब नहीं आएगा तो
बैक्टीरिया को कौन मारेगा? कोई मार नहीं पाएगा। इसलिए जो शुगर है उसको बैक्टीरिया खाने लगेगा, खा करके एसिड छोड़ेगा। एसिड कहाँ छोड़ेगा? दांते पे। और दांतवा को क्या कर देगा? गला देगा। ठीक, और दांत जो गलेगा इसी को हम बोलते हैं दांतों का क्षरण। ठीक, तो आशा है कि आपको दांतों की क्षरण के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि दांतों का क्षरण कैसे होता है, इसके पार्ट कितने होते हैं। बस इतना ही आपको पढ़ना था दांत के बारे में, जो कि एक्स्ट्रा शॉर्ट में आपके बुक में दिया है। वो एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ये हम कह दे रहे हैं कि एग्जाम में नहीं पूछता है तो आप लोग ही नहीं कीजिएगा कि पढ़ेंगे ही नहीं। ये पढ़ना जरूरी है। ठीक, कहा है कि आपको आगे काम देगा। इस एग्जाम में भी हो सकता है पूछ सकता है, ऐसा हम गारंटी नहीं देते हैं कि ये नहीं पूछेगा, लेकिन कभी पूछता नहीं है इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक, तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको आप जितना समझें वही लिखिएगा, बस लिख दीजिएगा दांतों का क्षरण। दांतों का क्षरण समझने के लिए हमें दांतों के भागों के बारे में समझना होगा। जो दांत का भाग हमारे मसूड़ों में धंसा होता है उस भाग को जड़ बोलते हैं, रूट बोलते हैं, और जो हमें बाहर से दिखाई देता है उसे क्राउन बोलते हैं। ऐसे बस जोड़ जोड़ के लिखना है। दूसरा क्या लिखेंगे? हमारा दांत कई परतों से मिलके बना होता है, जिसमें से 3 परत निम्नलिखित है, मतलब 3 ही परत से बना होता है। लिख दीजिएगा हमारे दांत 3 परत से मिलके बने होते हैं, जिसको बोलते हैं, एक का नाम है इनेमल, दूसरे का नाम है डेंटिन और तीसरे का नाम है पल्व कैविटी। पल्व कैविटी जिंदा भाग होता है, डेंटाइन जो होता है ये हड्डी जितना मजबूत पार्ट है, और इनेमल जो है हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, यह सफेद कलर का होता है। ठीक, सफेद चमकीले कलर का होता है। बस इतना ही आपको लिखना है। दांत के पार्ट के बारे में कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे कि जब हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें ग्लूकोज ग्रहण करते हैं, शुगर ग्रहण करते हैं, जिसको बैक्टीरिया खा करके और एसिड रिलीज करते हैं। एसिड अपने अंदर से निकालते हैं, जिससे एसिड मतलब अम्ल अपने अंदर से निकालते हैं, जिससे दांतों पर अम्ल के पड़ने से उसका प्रभाव दिखाई देता है और दांतों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। मतलब है दांतों यहाँ से इतना खलिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। यही होता है दांतों का क्षरण। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, स्वांगीकरण कैसे हुआ, और बड़ी आंत के काम क्या क्या हैं, और दांत के भाग के बारे में, दांत के क्षरण के बारे में, ये सब आज के लेक्चर में हम पढ़े हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।